दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो किसी कंपनी के शेयर को एक लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं और वो लोग उस स्टॉक को इतने लंबे टाइम तक इसीलिए होल्ड करते हैं ताकि वो लोग उस स्टॉक से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें। और मैक्सिमम रिटर्न्स आपको तभी मिलते हैं जब आप किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक में सही प्राइस पर इन्वेस्ट करते हो। सही प्राइस से मतलब आप उस शेयर को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर उससे कम प्राइस पर खरीदते हो। किसी भी कंपनी का स्टॉक दो वैल्यूज पर ट्रेड होता है। पहला है उसकी मार्केट वैल्यू और दूसरा उसकी फेयर वैल्यू या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू। मार्केट वैल्यू लोगों के इमोशंस और स्पेकुलेशंस के चलते बार बार चेंज होती रहती है। जब लोग किसी स्टॉक को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं तो वो उसकी मार्केट वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और ये सभी स्पेकुलेटर्स होते हैं जिन्हें इंट्रिंसिक वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। ये लोग सिर्फ न्यूज़ और टिप्स को सुनकर इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ सुनते ही ये लोग उस स्टॉक की मार्केट वैल्यू को इतना ज़्यादा कम कर देते हैं कि वो स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम प्राइस पर ट्रेड होने लगता है। और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही होता है जो ऐसे टाइम पर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए एग्री करता है जब मार्केट में उस स्टॉक को लेकर एक नेगेटिव सेंटीमेंट होता है। अब फ्यूचर में वो बिजनेस कैसा परफॉर्म करेगा इसका एनालिसिस करना आपका काम है। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ एक एस्टिमेटेड नंबर होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। डेफिनेटली आप गलतियां भी करोगे, इसलिए आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। किसी भी बिजनेस की वैल्यू आप तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो: एसेट वैल्यूएशन मेथड, ग्रोथ वैल्यूएशन मेथड और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। इन तीनों मेथड्स को हम एक एक करके एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इन तीन मेथड्स के अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉमन सेंस वैल्यूएशन मेथड, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट कर आप फंस सकते हो। इसलिए कैलकुलेशंस के साथ साथ आपको अपनी कॉमन सेंस का भी इक्वली यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट्स वैल्यूएशन मेथड के बारे में। इस मेथड में हम किसी कंपनी को कुछ इस तरह से वैल्यू करते हैं। अगर हम उस कंपनी के सारे एसेट्स को बेचकर उसकी सारी लाइबिलिटीज़ को पे कर देते हैं और उसके बाद जो कंपनी के पास कैश बचता है वो होती है उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू, और उस वैल्यू के बेसिस पर हम उस कंपनी का शेयर प्राइस डिसाइड करते हैं। लेकिन ये मेथड हर कंपनी पर अप्लाई नहीं होता। इस मेथड से आप एसेट्स हैवी इंडस्ट्रीज को वैल्यू कर सकते हो। ऐसी कंपनीज जिनके पास टेंजिबल एसेट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, जैसे मेटल, बैंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट। इसके अलावा आप ऐसी कंपनी को भी वैल्यू कर सकते हो जिनमें ग्रोथ बहुत कम होती है, लेकिन आपको सिर्फ टेंजिबल एसेट्स को इंक्लूड करना है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो। एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सेल इंडिया लिमिटेड का एग्जांपल लिया है, लेकिन ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप सभी जानते हो कि सेल इंडिया क्या करती है। सबसे पहले हम इसकी बैलेंस शीट को चेक करते हैं। तो आपको यहाँ पर टोटल एसेट्स को टोटल लाइबिलिटीज से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जैसे कि आपको फॉर्मूला भी पता होगा, कंपनी के टोटल एसेट्स इक्वल होते हैं उसकी लाइबिलिटीज़ और शेयर होल्डर इक्विटीज़ के। तो इस कंपनी की जो भी लाइबिलिटीज़ हैं आपको उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है इसके टोटल एसेट्स से। तो इस केस में इसके टोटल एसेट्स 1,17,000 करोड़ से भी ज़्यादा के हैं। वहीं इसकी टोटल लाइबिलिटीज़ हैं 24,702 करोड़ प्लस 40,013 करोड़। तो अगर हम इस कंपनी के सारे एसेट्स को बेचकर इसकी सारी लाइबिलिटीज़ को क्लियर कर देते हैं तो इस कंपनी की टोटल वैल्यू होगी 53,055 करोड़। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंटेंजिबल एसेट्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई कंपनी बिकने की कगार पर होती है तो उसके इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, इन सब की कोई खास वैल्यू रह नहीं जाती। और जो कंपनी के टेंजिबल एसेट्स होते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंपनी को उसका वही प्राइस मिल जाए जैसा वह एक्सपेक्ट कर रही है। तो आपको इंटेंजिबल एसेट्स को तो सब्ट्रैक्ट करना ही है, और उसके बाद जो कंपनी की वैल्यू बचती है आपको उस कंपनी को उससे भी सस्ते प्राइस पर खरीदना है। तो इस कंपनी के इंटेंजिबल एसेट्स हैं 1423 करोड़। अगर हम इसे भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इस कंपनी की टोटल वैल्यू हुई 51,632 करोड़। लेकिन अगर आप इस कंपनी की मार्केट वैल्यू देखो तो वो है 39,218 करोड़। तो जिस प्राइस पर अभी ये कंपनी मार्केट में ट्रेड हो रही है उससे ज़्यादा इस कंपनी के पास एसेट्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल इंडिया लिमिटेड काफ़ी अंडर वैल्यूड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो। आपको और भी बहुत से फैक्टर्स चेक करने पड़ते हैं, जैसे उस कंपनी के एसेट्स लिक्विडेबल हैं या फिर नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी अपने एसेट्स को सेल ही ना कर पाए। अगर आप सेल इंडिया के चार्ट पैटर्न को देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। जब इसका शेयर प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है तो ये बहुत ज़्यादा गिर जाता है, और जब ये अप ट्रेंड में होता है तो इसमें सडनली बहुत तेज़ी देखने को मिलती है। और आप ये जो बॉटम्स देख रहे हो ये वही टाइम है जब कंपनी अपने एसेट्स की वैल्यू से भी कम प्राइस पर ट्रेड होने लगती है, और उसके बाद इस शेयर में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसी कंपनीज लॉन्ग टर्म में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाती। तो ऐसी कंपनीज अंडर वैल्यूड तो होती हैं, लेकिन उनमें कुछ खास ग्रोथ ना होने के कारण
वो अपने एसेट्स की वैल्यू के आसपास ही ट्रेड होती रहती हैं। तो ऐसी कंपनीज आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स तो दे सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं मिल सकते। लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए आपको ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन हाई ग्रोथ कंपनीज अपने एसेट्स की वैल्यू से कम तो क्या, उसके आसपास भी ट्रेड नहीं होती। तो ऐसी कंपनीज को आप एसेट वैल्यूएशन मेथड से वैल्यू नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कंपनीज अपने एसेट्स की वैल्यू से कई गुना ज्यादा प्राइस पर ट्रेड होती हैं। तो ऐसे में काम आता है आपका ग्रोथ वैल्यूएशन मेथड। दोस्तों, आप लोगों को पीई रेशो के कॉन्सेप्ट के बारे में तो पता ही होगा। हाई पीई रेशो का मतलब वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, लो पीई रेशो मतलब वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अगर आप भी स्टॉक्स का वैल्यूएशन इसी तरीके से चेक करते हो तो ये बिल्कुल गलत मेथड है, क्योंकि जो भी ग्रोइंग कंपनीज होती हैं उनका पीई रेशो आपको हमेशा ज़्यादा देखने को ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हाई पीई रेशो वाली कंपनीज में इन्वेस्ट ही नहीं करना है। आपको ये चेक करना चाहिए कि आखिरकार उस कंपनी का पीई रेशो इतना हाई है क्यों। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो दो कंपनीज हैं, जिसमें से एक कंपनी का पीई रेशो है 10 का और वहीं दूसरी कंपनी का पीई रेशो 20 का है, और दोनों कंपनीज का शेयर प्राइस 100 रुपए का है। पहली कंपनी का अर्निंग पर शेयर 10 रुपए है और वहीं दूसरी कंपनी का 5 रुपए। तो देखने में ये पहली कंपनी काफी अट्रैक्टिव और अंडर वैल्यूड लग रही है। और बहुत से लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा चेक करना भूल जाते हैं, और वो है उस कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ। क्योंकि किसी भी कंपनी का पीई रेशो हाई तभी होता है जब उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं। तो हम मान लेते हैं कि कंपनी बी अब तक 20% से ग्रो होती रही है और आने वाले कुछ सालों तक ये ऐसे ही ग्रोथ दिखाती रहेगी। अब क्योंकि पहली कंपनी एक लो ग्रोथ कंपनी है तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, पर फिर भी हम मान लेते हैं कि आने वाले कुछ सालों तक 10% से ग्रो होती रहेगी। अब क्योंकि कंपनी ए 20% से ग्रो हो रही है तो इसने सिर्फ 5 सालों में ही अपनी अर्निंग को डबल से भी ज़्यादा कर लिया, और वहीं कंपनी बी सिर्फ 10% से ग्रो हो रही है, इसलिए उसकी अर्निंग्स में भी कोई खास ग्रोथ है नहीं। और जब कोई कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखाती है तो लॉन्ग टर्म में उसका पीई रेशो भी बढ़ता है। तो जहां 5 साल पहले कंपनी ए 20 के पीई पर ट्रेड होती थी, आज उसका पीई रेशो 30 का है। तो अगर हम थोड़ी कैलकुलेशंस को यूज़ करें तो आज इसका शेयर प्राइस 100 रुपये से बढ़कर 300 रुपये से भी ज़्यादा हो चुका है। और लो ग्रोथ कंपनीज का पीई रेशो लॉन्ग टर्म में बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो जाता है। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि इसका पी रेशो आज भी 10 का है, और वहीं कंपनी ए का शेयर प्राइस निकल कर आता है सिर्फ 146 रुपये। मतलब 5 साल में ये आपका पैसा डबल भी नहीं कर पाई। तो 5 साल पहले आपको जो कंपनी महंगी लग रही थी उसने अच्छे रिटर्न्स तो दिए ही, उसके साथ ही आज वो और भी महंगे प्राइस पर सेल हो रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाई पी रेशो वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। आपको और भी बहुत से फैक्टर्स चेक करने पड़ते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी हाई पी रेशो वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो वर्थ है या फिर नहीं। इसके लिए आप पैग रेशो का यूज कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला है पीई रेशो डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ग्रोथ। अगर किसी कंपनी का पैग रेशो 1 से कम होता है और आने वाले कई सालों तक अगर वो कंपनी अच्छे रेट से ग्रो हो सकती है तो डेफिनेटली वो कंपनी अंडर वैल्यूड है। अगर किसी हाई ग्रोथ कंपनी का पैग रेशो 1 से कम भी है लेकिन आपको उस बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है, फिर चाहे वो कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशंस के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं है। अगर आपको उस बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आप उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर ही नहीं पाओगे। तो आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिसके बिजनेस को आप अच्छे से समझ सकते हो, या फिर जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके बिजनेस को अच्छे से समझ लो। तो अब इस मेथड को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। दीपक नाइट्राइट और आरती इंडस्ट्रीज दोनों ही केमिकल सेक्टर की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज हैं। तो इन दोनों के वैल्यूएशन को कंपेयर करके हम चेक करेंगे कि कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड है। अगर आप दीपक नाइट्राइट के पीई रेशो को देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 28 का है, लेकिन पिछले 10 सालों में इसने अपने प्रॉफिट को 65% के रेट से ग्रो किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में और भी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। तो थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हुए हम ये मान लेते हैं तो ये कंपनी 65% तो नहीं लेकिन 40% से ग्रो हो सकती है। इस हिसाब से अगर हम इसके पैग रेशो को कैलकुलेट करें तो वो होता है 0.69। मतलब हाई ग्रोथ के बावजूद भी ये कंपनी कम प्राइस पर सेल हो रही है। वहीं आरती इंडस्ट्रीज का पी रेशो ऑलमोस्ट 26 का है, और आरती इंडस्ट्रीज ने अपने प्रॉफिट को पिछले 10 सालों में 21% के रेट से ग्रो किया है। तो इस केस में भी हम कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हुए ये मान लेते हैं कि ये कंपनी 18% के रेट से ग्रो हो सकती है। लेकिन अगर हम इसके पैग रेशो को कैलकुलेट करें तो वो 1 से ज़्यादा का है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दीपक नाइट्राइट का पीई रेशो हाई होने के बावजूद भी आरती इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है।
लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आरती इंडस्ट्रीज एक बेकार कंपनी है। हो सकता है कि इन कंपनीज को लेकर आपके व्यूज़ कुछ और हों, इसलिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद ही लेना चाहिए। लेकिन आपको पी रेशो को बिल्कुल इग्नोर भी नहीं कर देना है, क्योंकि कुछ कंपनीज में ग्रोथ तो होती है, लेकिन ऐसी कंपनीज ऑलरेडी बहुत से लोगों के बीच पॉपुलर होने के कारण बहुत महंगे वैल्यूएशन पर सेल हो रही होती हैं। अगर आप अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को देखो तो इसका पी रेशो 700 से भी ज्यादा का है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत बड़ी ग्रोथ दिखा सकता है। लेकिन इसके बिजनेस में ग्रोथ आने से पहले इसका स्टॉक प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखा चुका है। तो अगर ग्रीन एनर्जी सेक्टर बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो हो भी जाता है तो बहुत ही कम चांस है कि इसका स्टॉक प्राइस भी उसी स्पीड से ग्रो होगा। लेकिन अगर ये सेक्टर लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ग्रो ना हो पाया तो जिन लोगों ने भी इतने महंगे वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट किया है उन सभी को एक बड़ा लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो ऐसी ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए। अब हम अपने आखिरी वैल्यूएशन मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। इसमें हम किसी कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेडिक्ट करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। मतलब आप फ्यूचर ग्रोथ को प्रेडिक्ट करके ये कैलकुलेट करते हो कि आज आप उसके लिए क्या प्राइस पे करोगे। इसे मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव आपसे पैसा उधार मांगता है। वो कहता है कि आज आप मुझे 100 रुपए दे दो, उसके बदले में अगले साल मैं आपको 105 रुपए दे दूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे कि इससे ज्यादा रिटर्न तो आपको बैंक की एफडी से ही मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पर डिस्काउंट रेट को यूज़ किया। आपने ये देखा कि एफडी में इन्वेस्ट करके आपके 100 रुपये एक साल बाद 107 रुपये हो जाएंगे, और उस फ्यूचर के 107 रुपये को देखकर आज आप 100 रुपये पे करने को रेडी हो। और इसीलिए हम इसे डिस्काउंट रेट मेथड कहते हैं, जिसमें आप फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करके ये डिसाइड करते हो कि आज आपको उस चीज़ को कितने डिस्काउंट पर खरीदना है। और कंपनीज को डीसीएफ मेथड से वैल्यू करने के लिए आप कंपनी के फ्री कैश फ्लो को प्रेडिक्ट करते हो। कैश फ्लोज इसलिए क्योंकि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को तो मैनिपुलेट कर सकती है लेकिन कैश फ्लो को नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले आता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये वो कैश होता है जो कंपनी ने अपने बिजनेस के ऑपरेशन से जनरेट किया है। उसके बाद आता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन एक्टिविटीज में कंपनी अपने ऑपरेशन से जनरेट किए हुए कैश को बिजनेस के एक्सपेंशन में यूज करती है, अपने डेट का रिपेमेंट करती है या फिर डिविडेंड भी बांट सकती है। और इस सब के बाद जो कंपनी के पास कैश बच जाता है उसे हम कहते हैं फ्री कैश फ्लो। तो अब हम मुद्दे की बात करते हैं कि आप किसी स्टॉक के इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हो। तो आज के टाइम पर आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले यूज करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिंपली गूगल पर जाकर डीसीएफ कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है इनिशियल फ्री कैश फ्लो। इनिशियल फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है कि किसी कंपनी का पिछले 3 साल का एवरेज फ्री कैश फ्लो। तो हम किसी एबीसी कंपनी का इनिशियल फ्री कैश फ्लो 50 करोड़ मान लेते हैं। उसके बाद है डिस्काउंट रेट, मतलब आपको उस कंपनी से कितना रिटर्न चाहिए। तो मैं यहाँ पर 15% का रिटर्न अज्यूम कर रहा हूँ। तो अगला है उसके फ्री कैश फ्लो का ग्रोथ रेट। तो पहले 5 सालों में हम इसका ग्रोथ रेट 15% अज्यूम कर लेते हैं, और अगले 6 से 10 सालों में हम इसका ग्रोथ रेट 10% का अज्यूम करते हैं। अगला है टर्मिनल रेट, मतलब 10 साल बाद इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो किस रेट से ग्रो हो सकता है। इसे आपको 2% से ज़्यादा अज्यूम नहीं करना है, क्योंकि 10 साल बाद क्या होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम 1000 करोड़ मान लेते हैं। लेट से इसका करंट शेयर प्राइस 100 रुपये का है और इसका डेट हम 0 मान लेते हैं कि अजम्पशंस में गलतियां भी हो सकती हैं, इसलिए हम 10% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी यूज करेंगे। तो डीसीएफ मेथड के अकॉर्डिंग इस कंपनी का शेयर प्राइस 78 रुपीज़ है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज करने के बाद इसका शेयर प्राइस निकल कर आता है 70 रुपीज़, और इसका करंट शेयर प्राइस है 100 रुपये। मतलब ये शेयर अभी स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। तो इसी तरह डीसीएफ मेथड का यूज करके आप भी किसी शेयर के इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करो, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे एजुकेशनल वीडियोस और देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।